हेलो बच्चों, मैं आपकी क्लास टी आप हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम सब्जेक्ट इको पढ़ेंगे। इको का लेसन फर्स्ट हमारा भी चल रहा है। हमने इसमें कल पढ़ा था कि आलेख के प्रकार क्या होते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने इसकी जानकारी ली। वितांश आकृति पढ़ी, यानी समस्त प्रकार की आकृतियाँ पढ़ने के बाद अब आज हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित भय स्थान, यानी ऐसी कौन सी जगह थी कंप्यूटर से हम टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो कंप्यूटर का उपयोग करते हुए कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें भी एक भय जगह रहती है, यानी डर बना रहता है। कंप्यूटर एक यंत्र साधन है। कंप्यूटर यंत्र साधन मीन्स एक मशीन के जैसा है और वह अध्ययन सामग्री नहीं है, यानी अध्ययन सामग्री किसे कहा गया है? साधन। कंप्यूटर एक साधन है, यंत्र साधन है, एक मशीन है, ना कि एक इकट्ठी करने वाली कोई वस्तु। वह अध्ययन की प्रक्रिया सरल बनाने में सहायता करता है, यानी जो जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो उसके लिए वो एक आसान तरीका बताता है। उसका उपयोग ज्ञान या अध्ययन के प्रतिस्थापन में नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी न हो तो हम गलत आकृति, आलेख, गलत औसत इत्यादि प्राप्त कर खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। कुल मिला के कि हमको कंप्यूटर का ज्ञान होना पहले आवश्यक है, तभी हम उस कंप्यूटर की अंदर जो कंप्यूटर के जरिए जो हम कार्य कर सकते हैं वो हमारा सुरक्षित रहेगा और सही रहेगा। कई बार कंप्यूटर में सामग्री गलत जगह पर सेव किया हो तो वह उसमें से डिलीट भी हो सकता है। कब डिलीट होता है? जब आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है तब। अब पढ़ेंगे हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या है। इंटरनेट ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है और ये इंटरनेट वगैरह आप सब मोबाइलों में भी यूज़ करते हो, कंप्यूटर में भी। इंटरनेट के बिना हम सर्च कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ये आप सब जानते ही हैं। हम सभी इंटरनेट का उपयोग अक्सर करते रहते हैं। नीचे दिए गए चार्ट द्वारा अर्थशास्त्र के अध्ययन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें है ट्यूटोरियल। उद्देश्य है ये हमारे, और किस प्रकार इंटरनेट सहायक होता है इसमें। कुछ वेबसाइट पर अपने विषय के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पढ़ने लायक सामग्री इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक में रखी जाती है। ऐसी सामग्री को हम पढ़ सकते हैं, तब वह हमारे लिए एक ट्यूटोरियल यानी सुरक्षित रखने की जगह जैसा साबित होता है। दूसरा है तत्काल शिक्षा या जानकारी। कुछ संस्थाओं के विशेषज्ञों का भाषण के वीडियो इत्यादि ओपन एक्सेस लिंक पर रखे जाते हैं। कई बार ऐसी वेबसाइट द्वारा हमें वर्गखंड जैसा पढ़ने और सीखने को भी मिलता है, यानी अगर हम अपनी पढ़ाई से संबंधित भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हमें किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कंप्यूटर द्वारा शिक्षकों के व्याख्यान स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी के लिए टेलीविज़न पर प्रसारित किया जा रहा है, जो अब भी लेटेस्ट में यही सब चल रहा है। आपको पढ़ाने के लिए टीवी के माध्यम से भी एक वेब बनाई गई है, उसके जरिए भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्र एवं अन्य विषयों में विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के व्याख्यान उपलब्ध होते हैं, यानी उनके द्वारा बनाए गए वो जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, उनके व्याख्यान मिल जाते हैं। यानी अच्छी से अच्छी अगर चीज़ आप देखना चाहते हो तो आपको ऊंचे ऊंचे जो विश्वविद्यालय हैं उनके भी विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए बुक्स वगैरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पढ़ने योग्य सामग्री, तीसरा पॉइंट हमारा है। असंख्य किताबें, यानी बहुत सारी किताबें इंटरनेट पे बिना किसी मूल्य को पढ़ने को मिलती है। सिर्फ इसमें होना क्या आवश्यक है? इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप उसमें अपनी कोई भी सामग्री, कुछ भी चीज़ देख सकते हो। जैसे असंख्य किताबें, अब उसका बार बार में हमें पैसे नहीं चुकाने पड़ते, बस एक बार हमें इंटरनेट के पैसे डालने पड़ते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, कितना भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस विषय के निष्णातों यानी महान व्यक्तियों के लेख, जो लिखावट उनके द्वारा की गई है, जनरल इत्यादि भी पढ़ने को मिलते हैं। तो कुछ जनरल पैसा भरकर भी पढ़ सकते हैं।
यानी अगर इंटरनेट नहीं है तो हम एक पैकेज भरवा करके भी अपनी जानकारी उसमें से निकाल सकते हैं। इस सामग्री को ई बुक, ई जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो कुछ जनरल चीज़ों के लिए हम पैसा भर करके जानकारी प्राप्त करते हैं। फोर्थ पॉइंट है विविध जानकारियाँ प्राप्त करना। इंटरनेट पर सर्च करके अर्थशास्त्र में डिग्री देते समय कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और अभी आपके कोविड-19 की इस महामारी में यही सब चीज़ों की सुविधा के द्वारा ही, इंटरनेट की सुविधाओं के द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन मार्कशीटें आ रही हैं, ऑनलाइन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। ये सब किसके जरिए हो रहा है? इंटरनेट के जरिए। इसके अतिरिक्त किसी भी विषय से संबंधित जानकारी सर्च करके प्राप्त भी की जा सकती है। अगर हमें कोई और चीज़ की जानकारी लेनी, किसी सब्जेक्ट की लेनी है, किसी विषय की लेनी है, या किसी और चीज़ की हमें जानकारी लेनी है, जैसे अभी आप घर बैठे बैठे भी कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं कि किस जगह पर कितने ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, या कितने की डेथ हो रही है, कितने रिकवर हो रहे हैं। ये हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अन्य जानकारी प्राप्त करना। सर्च करके रेफरेंस बुक, अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए व्याख्यान और उनके ऑक्यूपेशन यानी सहायक जो वस्तु उनकी सहायक होती है इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन। सर्च करके रेफरेंस यानी आप सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से सर्च करें। सर्च करके जो आपको बुक, उसके रेफरेंस कौन सी चाहिए पढ़ने के लिए, हमें अच्छी से अच्छी बुक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सर्च आप बुक का सर्च आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। 6 पॉइंट है सांख्यिकी जानकारी। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की गौण जानकारी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सरकार के बजट की जानकारी। अब आपको एक एक को तो किसी को पता नहीं होगा, या तो आप जब टीवी में बजट बताया जाता है तब देखें, और नहीं अगर तो फिर आप उनकी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से बाद में भी ले सकते हैं। बैंकिंग संबंधी जानकारी, आपके मोबाइल में कितने पैसे जमा हो रहे, कितने निकाल रहे हो, ये सब की हम घर बैठे ही जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है। कृषि उत्पादन संबंधी जानकारी, आयात निर्यात का कर, गरीबी का अनुपात, रोजगार का अनुपात, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित जानकारी इत्यादि। ये सभी जानकारी विश्वसनीय और अधिकृत स्रोतों मतलब कि बैंकिंग संबंधी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अंदाजपत्र संबंधित जानकारी, वित्त मंत्रालय, वित्त यानी जो पैसों का लेखा जोखा करता है, वेबसाइट इत्यादि पर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप घर बैठे बिना कहीं गए आप एक बार इंटरनेट के पैसे अगर भर देते हैं तो आप उसमें बैंकों की भी जानकारी ले सकते हैं, वित्त मंत्रालय की भी ले सकते हैं, अंदाजपत्र की भी ले सकते हैं, बजट क्या तैयार हुआ है, क्या पास हुआ है, इसकी भी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं, ये संस्थाओं के नाम हैं CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF। ये सब हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। विश्व बैंक इत्यादि की वेबसाइटों का भी उपयोग करता है, यानी जो विश्व के जो बैंक हैं इन वेबसाइटों का भी उपयोग करते हैं कि इनके ज़रिए आपको जानकारी दे दी जाती है। विश्वसनीय स्रोत अर्थात जो संस्थाएं ऐसी जानकारी निशांतों की सहायता से, यानी निशांतों ऐसे महान व्यक्तियों की सहायता से इकट्ठा करते हैं, उसे छापते हैं और वे उसका शोध करते हैं, यानी आगे की ओर उन्हें बढ़ाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार होती है। अगर हम शॉर्ट में बोले तो इंटरनेट हम कुछ पैसे अगर हम इंटरनेट के भर देते हैं तो हमें उसमें घर बैठे हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, और हम घर बैठे ही संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कॉलेजों की, स्कूलों की, विद्यालयों की भी कर सकते हैं। हम अपनी नई नई बुक की जानकारी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, अगर किसी चीज़ का पावर प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम उसका भी स्टोर करके काम कर सकते हैं। बजट वगैरह की जानकारी, बैंकों की जानकारी, इन सब का भी हम लेखा जोखा अगर हमें करना है, जानकारी लेनी है, तो हम घर बैठे
किसके माध्यम से ले सकते हैं? इंटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट के उपयोग से संबंधित भय स्थान। ये तो हमने इसकी जानकारी ली है कि हमें क्यों क्यों किस किस चीज़ में और किस प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन कई बार मन में ये आता है कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो कई मन में एक डर बना रहता है। कंप्यूटर की तरह ही इंटरनेट भी एक साधन है जो कि शिक्षक की अपनी स्वयं की विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकती है। जो हम अपने मन से, यानी जो चीज़ हम बोलते करते हैं, वो सब चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं हो सकती। आपको इंटरनेट पे अनेक प्रकार की गलत, अप्रस्तुत और नकल की गई जानकारी उपलब्ध होती है। यानी किसी की इंटरनेट पे क्या होता है, किसी ने किसी को सर्च करके और वो वापस से किसी को फॉरवर्ड करते हैं या हम उनको पढ़ लेते हैं। पाठकों और विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी से दूर रहना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको उसमें जो भी है उस पर आपको सभी पर विश्वास नहीं करना है। इसके अतिरिक्त सही और गलत जानकारी को अलग करने के लिए तर्क का उपयोग भी करना चाहिए। यानी आपको ये महसूस होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सभी चीज़ सही नहीं हो सकती है। कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पर से ही लेना चाहिए, नहीं तो गलत निष्कर्ष के मार्ग पर जाएंगे। आप इंटरनेट का उपयोग क्या करते हैं, कई बार हम बिना वजह की चीज़ देखने में, करने में, पढ़ने में, इनमें कर देते हैं, जबकि हमें करना क्या है, हमें अपने उपयोग की वस्तु जो हमारे जीवन लाइफ में काम आती है, हमारे पढ़ने में काम आती है या किसी जानकारी के लिए हम करते हैं, तो ही हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और अगर हम सही माध्यम से उसका उपयोग करते हैं तब तो हमारी लाइफ सही है, नहीं तो अगर हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल इंटरनेट का करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम खुद भी, हमारे मन में भी गलत हो जाए, दिमाग में भी गलत चीज़ें बैठ जाए और हम अच्छे मार्ग की जगह गलत साइड में चले जाएं और उसका निष्कर्ष क्या हो, वो भी गलत ही होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का उपयोग, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी का उपयोग आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप डेली जो बच्चे जो मोबाइल, कंप्यूटर और ये सब की नॉलेज होती है, जिनके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, यानी इंटरनेट है, कुल मिला के वो इन सब की जानकारी भी रखते हैं। और ये हमने 11th में भी पढ़ा है सीडी वगैरह के बारे में। कई संस्थाएं जैसे प्रयोगशाला, संशोधन केंद्र, सरकारी संस्था जो संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त कर उसके सांख्यिकी विवरण का अहवाल तैयार करती है। अहवाल मीन्स एक ढांचा तैयार करती है। ऐसी संस्थाएं अधिकृत आंकड़ों की सीडी बाजार में बेचने के लिए रखती है। सीडी जैसे ये मान लीजिए कि आप जैसे कहीं मूवी वगैरह भी बनाते हो, आजकल तो पेन ड्राइव में डाल लेते हो, लेकिन एक सीडी ऐसी चीज़ है जिसमें हम कई चीज़ें स्टोर करके और उसको एक स्टोर करके और फिर हम उसको काम में ले सकते हैं, जिसको शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था इत्यादि खरीदती है और उसका उपयोग अध्ययन और संशोधन के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी। अब अगर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना आपको जानकारी चाहिए तो वो मार्केट में उसकी सीडी भी आपको मिल जाती है। वो सीडी आप खरीदिए और आपको भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करनी है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जनगणना के आंकड़ों की सीडी, यानी एक इंटरनेट के माध्यम से सीडी तैयार कर दी जाती है। अब वैसे तो किसी को इतनी जानकारी होती नहीं है, लेकिन ये एक स्टोर कर दी जाती है, एक जानकारी इकट्ठी करके रख दी जाती है, जिसकी जब जिसको ज़रूरत हो वो उस आंकड़ों को पढ़ सकते हैं। उद्योगों का सर्वे की सीडी। अब इतने उद्योग होते हैं हमारे भारत में, अब उसमें बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो इतनी जानकारी है वैसे तो हो नहीं सकती, तो एक सीडी के रूप में तैयार करके उन्हें, यानी पहले उद्योगों का सर्वे किया जाता है, सर्वे करके एक सीडी बना करके रख दी जाती है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की सीडी इत्यादि भी उपलब्ध होती है। अर्थतंत्र की तमाम जानकारी के लिए सीडी उस मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग में से प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कुछ संस्थाएं, ये भी संस्थाएं आप अंडरलाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और ये जो इसमें आए हैं आपको ये अलग से लिखने हैं, फुल फॉर्म ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अंडरलाइन भी करनी है और अलग से नोटबुक में भी लिखना है। ये इसकी फुल फॉर्म लास्ट में दी हुई है, उन्हें भी आपको करना है।
इस प्रकार कुछ संस्थाएं जैसे कि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इत्यादि भी सांख्यिकी जानकारी की सीडी बेचती है। यानी जो सांख्यिकी जानकारी जिनकी गणना की गई है उनकी जानकारी किसके द्वारा भी बेची जाती है। ये ऐसी संस्थाएं जो सीडियां पहले खरीद लेती फिर हमको बेचती है। समग्र अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण आंकड़ों का सॉफ्टवेयर बनाती है। यद्यपि यह अधिक खर्चीला होता है और संशोधन संस्थाएं यहाँ कंपनियों के द्वारा, अब ये महंगा है तो हर कोई व्यक्ति तो इसको खरीद नहीं सकता, तो खरीदने वाला कौन होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ही इन्हें खरीद सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का उपयोग करने में अड़चने में रुकावटें, परेशानियां। अर्थतंत्र की जानकारी देने वाली सीडी में अनेक प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं। उसमें से हमें आवश्यक आंकड़े ज्ञात करने का कार्य खूब कठिन होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए जानकारी भी होना आवश्यक है। और इसी के साथ आज हमारा ये फर्स्ट लेसन इको का जो था वो पूरा हुआ। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन है, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका एक अलग से पॉइंट्स बना लीजिए या लिख लीजिए कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर आपको एक समय दे दिया जाएगा जिसमें सभी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वो टिक करने हैं आपको। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, यानी बोर्ड में आने वाले हैं, इसी के अंदर से आएंगे जो मैं टिक करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को इसमें टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन में है आपके 1 2 3 4 5 ये टोटल 5 आपको करने हैं। थर्ड क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो संक्षेप में देने हैं उसके आपको 5 करने हैं। ये 2 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। और फोर्थ वाला जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दा सार दीजिए, इसके आपके 6 क्वेश्चन हैं और ये 3 मार्क्स के बनते हैं और ये भी आपको करने हैं। आपको होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आपको ये करने आवश्यक है। और इसी के साथ आज हमारा लेक्चर यहीं तक रखते हैं कि आगे का नेक्स्ट लेक्चर, आगे का नया लेसन यानी चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। वृद्धि और विकास के निर्देशक वो करेंगे हम आने वाले लेक्चर में, तब कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय बच्चों।